लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जिससे अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के हर प्लान को चौपट करना शुरू कर दिया है और इजराइल गाजा से लेकर ईरान तक कोहराम मचाने पर उतारू है। उधर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में जुट गया है। ट्रंप के जाने दुश्मन बने पुतिन और नेतन्याहू। रूस यूक्रेन जंग को 1200 दिन होने जा रहे हैं। गाजा युद्ध को 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप को अपने दोस्त और करीबी बताने वाले पुतिन और नेतन्याहू ट्रंप के लिए ही जानी दुश्मन साबित होने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा के कार्यकाल को देखने के बाद पुतिन और नेतन्याहू ने यूक्रेन और गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त जहां अमेरिका को रूस और इजराइल से धोखा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका को जंगी धमकियां तक मिलने लगी है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि ट्रंप अब ट्रिपल ट्रैप में फंस चुके हैं, जो अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रहा है। यानी अब युद्ध ना तो यूक्रेन में रुकेगा, ना पूर्ण युद्ध विराम गाजा में होगा और ना ही ईरान को अब अमेरिका परमाणु बम हासिल करने से रोक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और जापोरेजिया और लुहांस्क, डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ लोग खुलकर अब मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है,
उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से अब यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300-400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और अब हालात ये हैं कि महज 95 दिन में ही 524 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही है वो भी बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की पूरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सीवरस, टोरेट्स, प्रोकोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त भी हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डोमिडोवका, वर्खनोका म्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ प्रोकोस, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा किए बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। गाजा से ईरान तक ट्रंप का कार्ड फेल। अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ कूटनीतिक समझौते पर काम कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रोग्राम के जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने किया था। इन देशों ने नागरिक परमाणु प्रोग्राम के नाम पर ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। ईरान के बारे में माना जाता है कि वो परमाणु हथियारों के लिए दोहरे रास्ते अपना रहा है। असैन्य परमाणु प्लांट से प्लूटोनियम निकालना और ईरान से ही निकाले गए यूरेनियम का संवर्धन करना। ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला आसान नहीं। ईरान इजराइल की सीमा से 2100 किलोमीटर दूर है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एक असाधारण और मुश्किल सैन्य मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट शामिल हो सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तक उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। इजराइल की वायुसेना के पास ईरान के ऐसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए ना तो प्लेटफॉर्म है और ना ही विशेष हथियार। फोर्डो और नतांज जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी कि MOP जैसे बम की जरूरत होगी, जिसका वजन 12 टन से ज्यादा है और 6 मीटर लंबाई है। GBU-57 यानी MOP मिट्टी में 61 मीटर नीचे घुसकर विस्फोट कर सकता है, लेकिन इसे केवल B-52 और B-2 जैसे अमेरिकी बम वर्षक विमान ही ले जा सकते हैं, जो इजराइल के पास नहीं है। यानी इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता। उसे अमेरिका की जरूरत होगी और अमेरिका इजराइल की मदद को इस वक्त तैयार नहीं है। ऐसे हालात में इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए स्वदेशी MOP बना सकता है। इजरायली MOP को या तो C-130 हरक्यूलिस विमान या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना रिस्की और तकनीकी चुनौतियों से भरा होगा। فکر میکنید برای چی میان با ما مذاکره میکنن؟ برای اینکه ناامید شدن که تحریم‌های ظالمانه‌شون مردم ایران رو به زانو در بیاره، دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگه مطمئن بودن که به زانو در میاره که مذاکره نمی‌کردن، که میگفتن صبر می‌کنیم 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه خودشون سرخم میکنن و میان جلو.
ولی دیدن که این اتفاق نمیفته به خاطر مقاومت مردم ایران. अब ऐसे हालात में इजराइल कैसे हमला करता है ये देखना होगा। इधर गाजा में भी इजराइल अमेरिका की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा। वो पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना चुका है और इसीलिए पूरे गाजा में इजराइल हमले पिछले हफ्ते तक बेहद तेज हुए हैं। यानी अमेरिका की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति को पुतिन और नेतन्याहू ने मिल करके बर्बाद कर दिया है। अब ऐसे हालात में ट्रंप अपने करीबियों से कैसे निपटेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा।